नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र सिंह आज आपके लिए लेकर आया हूँ ग्राम सेवक वैकेंसी जो है उसका लास्ट ईयर का जो अपना प्रीवियस ईयर का जो पेपर है वो। तो आज अपन देखेंगे ग्राम सेवक प्रीवियस ईयर के पेपर के बारे में। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। लास्ट ईयर जो पेपर आया था उसको सॉल्व करेंगे अपन इसमें, और आपको इसके जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में आपको इस पेपर की लिंक भी मिल जाएगी जहाँ से आप ये पेपर डाउनलोड भी कर पाएंगे। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके दायित्व का निर्वहन कौन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास 4 ऑप्शन दिए: विधानसभा का अध्यक्ष, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, राज्य का मुख्यमंत्री, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सबसे पहले तो अपन बात करें राज्यपाल। ठीक है, तो राज्यपाल जो है वो किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा। तो पहली बात तो अपने पास में राज्य का मुख्यमंत्री है, इसका ऑप्शन गलत हो जाता है। दूसरा है विधानसभा का अध्यक्ष, ये भी ऑप्शन गलत हो जाता है। तो दूसरा अपने पास क्या बचता है ऑप्शन? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। जी हाँ, यही अपना उत्तर होगा। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है वो राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके दायित्व का निर्वहन करता है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। नीचे दिए गए 2 वक्तव्यों पर विचार कीजिए। राज्यपाल अपने पद पर राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत ही रहता है। राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा होती है। तो अब अपने को इन दोनों वाक्यों को देखना है। ए आर दोनों सही है तथा ए की सही व्याख्या आर करता है। ठीक है, ए और आर दोनों सही है पर ए की व्याख्या आर नहीं करता है। ए सही है पर आर गलत है, और लास्ट ए गलत है पर आर सही है। तो अपन यहाँ पहले तो सबसे पहले दोनों वाक्यों को देखते हैं कि राज्यपाल जो है वो राज्य अपने राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत ही काम करता है। दूसरा, राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा होती है। तो ये जो टॉपिक आर वाला ये अपने गलत है, क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो यहाँ अपने ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा कि राज्यपाल जो है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, तो प्रधानमंत्री नहीं करता, यानी ए सही है और आर गलत है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देखो, अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यपालिका जो शक्तियां हैं वो है। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति है। अनुच्छेद 156 में राज्यपाल की नियुक्ति हेतु योग्यताएं हैं, और अनुच्छेद 163 राज्य मंत्री परिषद है। तो यहाँ तीनों ऑप्शन सही है। अपने पास ऑप्शन नंबर जो सी है, राज्यपाल की नियुक्ति हेतु योग्यताएं, ये अनुच्छेद 156 में नहीं है। तो यहाँ अपना ऑप्शन उत्तर हो जाएगा सी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? देखो, क्वेश्चन नंबर 4 अपने को कह रहा है राज्य के उच्च न्यायालय के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। संविधान के अनुच्छेद 213 में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय का कुछ लेख जारी करने का आदेश है। भारतीय संविधान के प्रावधान के तदनुसार 2 अथवा 2 से अधिक राज्यों के एक ही उच्च न्यायालय का गठन किया जा सकता है। नीचे दिए गए कूट वाक्यों में इनको सुमेलित करना है। 1 और 2 दोनों सही है। 1, 2 और 3 तीनों सही है। पहला गलत है और दूसरा, तीसरा, चौथा सही है, या पहला, तीसरा और चौथा सही है। तो यहाँ अपन देखेंगे कि अपना जो पहला है, संविधान के अनुच्छेद 213 में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होना चाहिए। ये जरूरी नहीं है। किन्हीं राज्यों में उच्च न्यायालय है और किन्हीं राज्यों में उच्च न्यायालय नहीं है, और कुछ ऐसे भी राज्य हैं जिनमें 2 राज्यों का एक ही न्यायालय है। तो ये जो है अपने इसमें, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सी अपना सही हो जाता है कि जब ए अपना ऑप्शन गलत हो जाता है, बाकी अपने सही रहते हैं, तो दूसरा, तीसरा और चौथा ऑप्शन सही है, यानी अपना उत्तर आ जाता है सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। राज्य मंत्री परिषद जवाबदेह होता है। किसके लिए जवाबदेह होता है भाई? राज्य की विधानसभा के लिए, भारतीय संसद के लिए, राज्यपाल के लिए, या राष्ट्रपति के लिए? सबसे पहले आपको बता दूं कि राज्य का जो मंत्री परिषद होता है वो किसी भी राज्य की विधानसभा के लिए होता है। ठीक है, ना कि भारतीय संसद के लिए। संसद के लिए वहाँ के जो सांसद होते हैं वो जवाबदेही होते हैं। ठीक है, और राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए बिल्कुल नहीं होते। तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा अपना ए, राज्य विधानसभा के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं।
हाँ, आप सोच रहे होंगे कि सर इंग्लिश और हिंदी बिल्कुल दोनों मीडियम में आएगा, कुछ कैंडिडेट इसको हिंदी मीडियम में भरेंगे, कुछ कैंडिडेट इसको इंग्लिश मीडियम में भरेंगे। ऑप्शन दोनों आएंगे, इसलिए ये दोनों लैंग्वेज में लिखा हुआ आएगा। अगर आप अच्छी तरीके से इंग्लिश समझ पा रहे हैं तो इंग्लिश में आंसर आप समझ लीजिए, या कुछ ऐसे वर्ड हैं जो आपको हिंदी में नहीं समझ पा रहे तो वहाँ इंग्लिश भी यूज हो सकती है। और अगर आप हिंदी मीडियम से भर रहे हैं तो कोई तकलीफ नहीं, हिंदी में भी आप, क्योंकि क्वेश्चन सेम लिखा हुआ, ऑप्शन बिल्कुल सेम है, केवल मीडियम अलग अलग है। हाँ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अधोलिखित राज्य सचिव में स्थित पदों को नीचे दिए गए कूट की सहायता से पद सोपाइन क्रम यानी उच्चतर से निम्नतर यानी ऊंचे से नीचे की ओर, पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो देखते हैं सचिव, उप सचिव, वरिष्ठ सचिव, सहायक सचिव। इसको देखो, पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो यहाँ अपन देखते हैं कि सहायक सचिव, ठीक है, तो यहाँ अपन देख लेते हैं तो ये ऑप्शन अपने यहाँ गलत हो जाता है क्योंकि सचिव सबसे बड़ा होता है। तो सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि सचिव किस में है। तो देखो पहले में इसमें सहायक सचिव है तो ये अपना गलत हो गया। दूसरा जो है इसको अपन देखते हैं तो ये हो सकता है। तीसरे में उप सचिव है तो सचिव से जो है उप सचिव छोटा होता है तो ये भी गलत हो गया। और इसमें विशिष्ट सचिव है, ये भी गलत हो गया। तो यहाँ केवल एक सचिव के बेस पे अगर अपन देखें तो ऑप्शन अपना यहाँ पे भी सही हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 7। अधोलिखित में से कौन सा कार्य जिलाधीश नहीं करता है, यानी जिले का जो अध्यक्ष है वो कौन सी चीज नहीं करता है? राजस्व का एकीकरण, कानूनी व्यवस्था का रखरखाव, आयकर का एकीकरण या भू दस्तावेज का रखरखाव। तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि वो आयकरण का, राजस्व का एकीकरण करता है, कानूनी व्यवस्था को वो बना के रखता है और भू दस्तावेज को भी वो रखता है। आयकरण का एकीकरण है, आयकर का वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट करता है, वो जिलाधीश के अधिकृत नहीं होते हैं। तो यहाँ अपना ऑप्शन हो जाता है सी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। बलवंत राय मेहता समिति है, क्या है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर है या ग्रामीण विकास पर है, पंचायती राज पर है या सामुदायिक विकास कार्यक्रम पे है? तो सबसे पहले देखिए बलवंत राय मेहता वो एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, तो यहाँ पर देखेंगे कि इनकी समिति जो है वो किससे संबंधित है? सामुदायिक विकास कार्यक्रम है उससे संबंधित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 9। निम्नलिखित संवैधानिक अनुच्छेद में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के बारे में 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो यहाँ पे सीधा सीधा ऑप्शन को अपन देखेंगे, ये याद करने वाली चीजें हैं कि 243 से 243 ओ ये जो है वो 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। पंचायती राज व्यवस्था है, क्या है? स्थानीय सरकार है, स्थानीय प्रशासन है, स्थानीय स्वशासन है या ग्रामीण स्थानीय स्वशासन है? तो इसमें अपन सबसे पहले ये देखते हैं पंचायती राज है वो ग्रामीण स्तर का है, तो यहाँ अपने केवल ग्रामीण से संबंधित एक ऑप्शन है, यानी यही अपना उत्तर होगा। स्थानीय ग्रामीण स्थानीय स्वशासन है वो पंचायती राज व्यवस्था है। चलिए प्रश्न नंबर 11। राज्य विधानसभा के बारे में अधोलिखित पर विचार कीजिए। ठीक है भाई, अब देखते हैं कि क्या है। इस समय इसका समय 5 वर्ष का होता है, बिल्कुल सही है, 5 वर्ष का इसका समय होता है। दूसरा इसकी अध्यक्ष जो है वो मुख्यमंत्री करता है, बिल्कुल सही है। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? मुख्यमंत्री के द्वारा। इसका जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, राज्यपाल को इसके विघटन का अधिकार है, ये बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 3 है, ये उत्तर संख्या 3 है। इसका जो निर्वाचन है वो प्रत्यक्ष रूप से ना होकर के अप्रत्यक्ष रूप से होता है, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा अपने पास। ठीक है, एक मिनट, चारों पॉइंट अपने पास सही है। अब अपने में से इनको ठीक है देखना है। देखो तो अपन यहाँ देखेंगे कि अपने पास पहला सही है, ठीक है, तीसरा भी सही है, चौथा भी सही। इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री द्वारा नहीं होती, बिल्कुल अपन थोड़ा सा पढ़ने में चूक गए थे। इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री नहीं करता है, जबकि इसकी अध्यक्षता है वो स्पीकर करता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, इसकी अध्यक्षता कौन करता है? जो अपना विधानसभा अध्यक्ष होता है वो करता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12।
इन विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स निम्नलिखित में से किस गेम में भारत को अक्टूबर 2016 में वर्ल्ड कप मिला था? तो लगभग मेरे हिसाब से सबको याद है, क्योंकि जो क्रिकेट का वर्ल्ड कप है वो 2016 में मिला नहीं था अपने को, फुटबॉल में आज तक जीता नहीं है, ठीक है। हॉकी 2016 में वर्ल्ड कप हुआ नहीं था, लॉन्ग टेनिस की वर्ल्ड कप होता नहीं है। अपने पास ऑप्शन बचता है केवल कबड्डी, ठीक है, उसका। तो कबड्डी के अंदर 2016 में भारत ने वर्ल्ड कप जीता था ईरान को हरा के, ध्यान रखना। 2016 में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप किस राजनीतिक दल के उम्मीदवार थे? तो ये तो सबको पता है कि डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिक और कम्युनिस्ट तीन ही पार्टी थी वहाँ पे, जिसमें रिपब्लिक जो पार्टी है उसके वो कैंडिडेट के उसको सबसे ज़्यादा पदों से वो वोटों से जीता था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 14, भारत सरकार का NITI आयोग कब से अस्तित्व में आया? जो ये NITI है वो कब से आया? तो इसके लिए आपको डेट याद रखनी पड़ेगी। ये आया था 1 जनवरी 2015 से, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में GST परिषद का अध्यक्ष है। GST जो है, GST परिषद का अध्यक्ष कौन है? सबसे पहले तो अपन बात करते हैं GST जो है वो क्या है? टैक्स से रिलेटेड है, ठीक है। अब टैक्स का जितना भी काम है वो कौन देखता है? अपना जो भी फाइनेंस मिनिस्टर होता है, यानी वित्त मंत्री होता है वो। तो जब वो पूरा काम देखता है तो GST परिषद का अध्यक्ष भी कौन होगा? वित्त मंत्री होगा। तो उत्तर हो जाएगा अपना बी। प्रश्न संख्या 16, सूची ए से, ठीक है, 1 से 2 को मिलान करना है। हाँ, तो देखो, युवा और वलित पर्वतमाला, तो देखिए क्या होगा, युवा और वलित पर्वतमाला कौन सी है आपकी? ये है उत्तरी अमेरिका और पश्चिमी तट, ठीक है। यानी पहले के अंदर ए में दूसरा कौन सा है? पहला, और जो दूसरा अपना जो ऑप्शन है उसमें अपने को पहले में दूसरा मिल रहा है। प्राचीन और वलित पर्वतमाला कौन सी है ये आपको देखनी है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि प्राचीन और वलित जो पर्वतमाला है वो अपनी कौन सी है? तो वो अपनी है उत्तर अमेरिकी दक्षिणी पूर्वी घाट, यानी दूसरे पे कौन सा होना चाहिए? फर्स्ट नंबर। तो अब यहाँ अपन देखें कि यहाँ पे अपने को पहले ऑप्शन में ये दोनों चीज़ें मिल रही है, यानी इसका सुमेलित हो जाएगा ये, यानी ये इससे मिल जाएगा, ये इससे मिल जाएगा, ठीक है। और ज्वालामुखी है वो पूरी शांति पेटी से मिल जाएगा, और जो बच गया वो उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका से मिल। हाँ, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, सूची 1 व 2 को वापस इसी में मिलाना है। ये पर्वत शिखर है, अब इसको महाद्वीप से मिलाना है कि ये पर्वत शिखर है वो कौन से महाद्वीप में है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं, हाँ, किलीमंजारो कहाँ पे आपके? किलीमंजारो है आपके अफ्रीका में। तो सबसे पहले देखते हैं कि चौथा कौन से ऑप्शन में, एक तो नंबर 1 में है और एक नंबर 4 में है। तो यानी अभी भी क्लियर नहीं है। 2 पे देख लेते हैं। 2 पे कौन सा है? विंसन मेसिस। जो विंसन मेसिस है आपका, विंसन मेसिस है आपके अंटार्कटिका में, यानी दूसरे में आपको कौन सा मिलना चाहिए? तीसरा। यानी यहाँ पे अपने को देखो पहले चौथा और फिर तीसरा मिल रहा है, यहाँ तीसरा नहीं मिल रहा, यानी अपना उत्तर कौन सा हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा अपना 4। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि क्षेत्रफल को अवरोही क्रम में विश्व के महासागरों सागरों को निम्न में से सही अनुक्रम कौन सा है? अवरोही क्रम में सागरों और महासागरों का जो आपका क्रम है वो देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। अटलांटिक, हिंद, आर्कटिक और दक्षिणी चीन, ठीक है। इसके एबेसड किधर दिए हुए हैं? अच्छा, इनमें से 4 में से किसी एक को चूज करना आपको। नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं कि पहले में कौन सा आएगा, इसमें कौन सा आएगा, ठीक है। तो अपन देख लेते हैं 19वें को। 19वें में अपना जो है अभी अपन 18वां पढ़ रहे हैं ना, तो 18वें में अपन देखेंगे अटलांटिक, हिंद, आर्कटिक, दक्षिणी चीन, ठीक है। यानी अटलांटिक जो है वो उसके बाद अपने हिंद महासागर बिल्कुल सही है, फिर आर्कटिक, फिर दक्षिणी चीन। तो अपने को दूसरे ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है, ये बिल्कुल आपका अवरोही क्रम में है और यही अपना उत्तर हो जाएगा।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, सूची 1 व 2 को मिलाना है। ये विवरण है और ये स्थान है। विश्व का आर्द्रतम स्थान कौन सा है? विश्व का आर्द्रतम स्थान है अपना, ठीक है, मासिनराम, यहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है। दूसरा है विश्व का सबसे सूक्ष्मतम स्थान। सूक्ष्मतम स्थान की बात करें तो यहाँ पे अपने को मिल रहा है इसिक, यानी देखो पहले में दूसरा फिर फर्स्ट, देखो दूसरा और फर्स्ट दोनों में आ रहा है, फिर अब यानी यहाँ पे डिफरेंट है तो यहाँ अपना डिसीजन हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं विश्व की धूरी उत्तरी शहर, विश्व का धूर उत्तरी शहर कौन सा है? विश्व का धूर उत्तरी शहर है अपना नी एल्सोंड, यानी चौथा क्रम। चौथा क्रम किसमें आ रहा है? अपने तीसरे में आ रहा है, यानी ये तीसरा अपना उत्तर हो जाए। बढ़ते हैं अगले की ओर। प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 क्या कहते हैं? निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यह है आर्द्रतम भूमि और दूसरा आपका राज्य, ठीक है। बात करते हैं आर्द्रतम भूमि और राज्य में, तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि भोज, भोज कहाँ पे आपका? भोज है आपके मध्य प्रदेश में, ठीक है। और फिर उसके बाद अपन देखते हैं तो आपका चंद्रकला कहाँ है? चंद्रकला आपकी जम्मू कश्मीर में। सलर कहाँ है आपका? सलर है आपका त्रिपुरा में। और ये आपका जो है रुद्रस्तर, ये आपका हिमाचल में। तो देखें सबसे पहले आ गया 2, फिर आ गया आपका 4, फिर आ गया 3 और फिर आ गया 1। इस क्रम में आपका पहला है, यानी आपका यहाँ उत्तर हो जाएगा ए। बढ़ते हैं अगले 21वें प्रश्न की ओर। भारतीय कृषि में पारिस्थितिकी प्रिय पोषणिक विकास तो इनमें से कौन सी रणनीति श्रेष्ठतम होगी? तो देखें बढ़ते हैं, इनमें से सबसे अपने को खेती का जो प्रकरण है कि उन्नत कृषि उपकरणों, मशीनों, फसल कटाई के बाद अनाज के दानों को नुकसान से बचाने के लिए सशक्त कीटनाशकों का प्रयोग कर एकल फसल प्रणाली नहीं, यहाँ अपन देखेंगे मिश्रित खेती प्रणाली है, उसमें कार्बनिक खाद, ठीक है, नत्रजन स्थानांतरित पौधे, कीट प्रतिरोधक शस्य कर्मों का प्रयोग, ये चीज़ करने पे अपने को बेस्ट ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ अपना उत्तर हो जाएगा बी। अगला पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। कर्क रेखा यानी आपकी जो कैंसर लाइन है उसके ऊपर देखो वह 80 डिग्री पूर्वी दिशा में भारत को 4 चतुर्भुजों में विभाजित करते हैं, यानी भारत के 4 टुकड़े करते हैं। किस चतुर्भुज में कपास के उत्पादन के सर्वाधिक क्षेत्र स्थित है? तो अगर अपन बात करें भारत की तो इस तरीके से अपने को जो है भारत का कुछ नक्शा जो अपने को वो इस तरीके से देखने को मिलता है। तो यहाँ अपन इसमें से देखेंगे कि जो भारत का नक्शा है उस नक्शे में से अपने को जो है जो ठीक है कुछ इसी टाइप का है देखने को मिलता है। तो अपन ये देखेंगे कि उस नक्शे के अंदर आपको सर्वाधिक क्षेत्र कौन सा, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, अब ये 4 टुकड़ों में विभाजित करता है। तो ये है, ये है, ये है, ये है, इन चारों में से आपका कौन सा भाग है वो देखना। तो यहाँ अपन देखेंगे कि दक्षिण जो पश्चिम भाग है, ये भाग, इस भाग में कपास की खेती ज़्यादा होती है, तो अपना उत्तर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के सूती वस्त्र उद्योग मुंबई में अहमदाबाद को की ओर स्थानांतरित की प्रवृत्ति का मूल कारण क्या है कि भाई ये उद्योग है वो वापस क्यों हुए? सबसे बड़ी बात यही है कि अहमदाबाद में भूमि जो है वो मुंबई की अपेक्षा सस्ती थी, क्योंकि अहमदाबाद की जो ज़मीन है आपको पता है समुद्री एरिया होने के कारण, ठीक है, वहाँ पे जो उसकी रेगिस्तान भी है, तो उस तरफ जो है गुजरात में आपको ज़मीन सस्ती मिलेगी। वहीं मुंबई में फिल्म इंडस्ट्रीज़ है और बहुत सारे जो है वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ भी काफ़ी ज़्यादा हो गए थे, जिसकी वजह से वहाँ पे जो है ज़मीन उसकी वैल्यू ज़्यादा हो गई थी, इस वजह से वो वहाँ पे स्थानांतरित हुए। तो उत्तर हो जाएगा अपना 2। बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 24। राजस्थान के भौगोलिक स्वरूपों के संबंध में लिखित में से कौन सा कथन सत्य है? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। तो देखते हैं कि हाड़ौती पठार पश्चिमोत्तर में मुख्य सीमा ब्रंश द्वारा सीमांकित है, बिल्कुल सही है। अब इनको अपने को क्रम में जमाना है ना, क्रम में जमाना है। तो पहला तो अपना सीधा सीधा यहाँ मेरे को गलत दिख रहा है, क्योंकि हाड़ौती पठार पश्चिमोत्तर के मुख्य सीमा ब्रंश द्वारा सीमांकित नहीं है। तो सबसे पहले तो अपना यही गलत हो जाता है, ठीक है। तो अपने बचते हैं कौन से हैं? अब देखो, यानी ऑप्शन नंबर ए अपना यही गलत हो जाता है और ऑप्शन सी गलत हो जाता है। बचते हैं अपने पास ऑप्शन केवल 3 और 2, 3 और 4, यानी अपने को 3 तक चलना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
पश्चिमी रेतीले मैदान का 41.50% भाग केवल बालू स्तूप है, बिल्कुल सही कह रहा है ये। सकारात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौगोलिक स्वरूप, ये भी सही कह रहा है। तो यानी यहाँ अपने को तीनों ऑप्शन सही मिल रहे हैं, यानी यहाँ अपना ऑप्शन हो जाएगा बी, 2 नंबर। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 25। दोस्तों कुल 120 प्रश्न आने वाले हैं और अभी तक केवल अपन ने 24 क्वेश्चन पढ़े हैं। बहुत आप टाइम भी ज़्यादा नहीं मिलेगा, क्वेश्चन भी 120 आने वाले हैं, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। राजस्थान की जलवायु के संबंध में निकले में से कौन सा कथन सत्य है? राजस्थान की जलवायु दशाएं, ठीक है दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, ये प्रश्न है वो हटा दिया गया था, ठीक है, तो इसको अपन इनमें इस प्रश्न में मिस्टेक थी तो इसको हटा दिया गया था, ठीक है, डिलीट कर दिया गया था और इसके नंबर जो है बोनस में मिल गए थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 26, सूची 1 व 2 को सुमेलित करना है। हाँ करो भाई, ये मिट्टी का प्रकार है और ये जलवायु प्रदेश है। अब देखो सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि जो आपका एरिडिल्डोस, ठीक है, एरिडिसोल्स है वो कहाँ पे पाया जाता है? तो एरिडिसोल्स है वो अपन देखेंगे तो वो अपने पाया जाता है बिल्कुल शुष्क और अर्ध शुष्क प्रदेशों में, ठीक है। एनसेप्टिसोल्स ये आर्द्र शुष्क में पाया जाता है। अल्सिसोस ये इसमें उपसूत्र में ये मतलब बिल्कुल इनके सामने वाले बिल्कुल करेक्ट है। अपन देखेंगे कि 1 to 4 तक काउंटिंग किस में है, ये है अपने 4 नंबर में, यानी यहाँ पे अपना ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वैज्ञानिक स्थिति 31 मार्च 2011 के आधार पर राजस्थान के वनों से संबंध में निम्नलिखित कथन का परीक्षण कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर लिखिए। प्रश्न संख्या 27 में अपना उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी, क्योंकि राजस्थान का कुल क्षेत्र में आरक्षित और संरक्षित वनों का क्रमांक 55.85 और 37.95% नहीं है, ये गलत हो जाता है। और बाकी तीनों चीज़ें करौली और चित्तौड़ उदयपुर है उसमें आरक्षित वन सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं और 12 और करौली जिलों में सबसे अधिक संरक्षित वन है, तो ये दोनों सही है, ठीक है। यानी इस तरीके से अपना सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये तीनों सही है, तो यहाँ अपना ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 28, राजस्थान का मरुस्थल विश्व के इन्हीं अक्षांश में स्थित अन्य मरुस्थलों में सर्वदा भिन्न है, जहाँ मरुस्थलीकरण प्रक्रिया के संबंध में क्या अवधारणा सटीक बैठती है? क्यों ऐसा क्यों होता है? ये सूखे के कारण प्रारंभ होती है, ये हृदय स्थल व प्रारंभ प्रसारित होती है, ये शुष्क क्षेत्रों से प्रारंभ व प्रसारित होती है, ठीक है। हाँ तो ये सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो मरुस्थल है ये शुष्क क्षेत्रों से प्रारंभ व प्रसारित होता, तो ऑप्शन यहाँ हो जाएगा अपना सी। नहीं, सी नहीं, ये अतिचरण, वेरी गुड, अतिहलन, निर्विकरण व मृदा व जल अनुचित प्रबंधन के कारण प्रारंभ व प्रसारित होती है। ऑप्शन यहाँ पे होगा अपना डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 29, गत 3 दशकों में राजस्थान में 90% अधिक गांव किस कृषिगत वर्ष में अल्पार्जित अकाल व सूखे पीड़ित हुए हैं? तो सबसे ज़्यादा कौन से जो दशक है उनके अंदर हुए हैं? तो अपन यहाँ अपन देखते हैं तो 2001 में नहीं हुए थे लेकिन उतना नहीं हुए थे। अपन देखें कि 2002 और 2003 इसमें बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे, तो यहाँ अपना उत्तर हो जाएगा सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 30, राजस्थान में बंजर भूमि विकास के संबंध में निम्न कथनों का परीक्षण कीजिए व नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। राज्य के वर्तमान 2013-14 में भू आयोग हेतु कुल प्रतिवेशित क्षेत्र में लगभग 19% भूमि बंजर है, बिल्कुल सही बात है। राज्य में गत 30 वर्षों से पुरानी पड़ंत भूमि में लगभग 18% कमी है, बिल्कुल सही बात है। राज्य में बंजर भूमि विकास कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए उत्तरदायी राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड है, बिल्कुल नहीं है। राज्य में केवल बंजर भूमि योजना स्वीडिश अंतर्राष्ट्रीय, बिल्कुल ये भी नहीं है, यानी ऑप्शन 1 और 2 सही है। तो देखें 1 और 2 यानी ऑप्शन ए अपने पास आ जाता है 1 नंबर, जहां अपने को ये दोनों मिलते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 नंबर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 31। प्रश्न संख्या 31 क्या कहती है कि राजस्थान में अंध व धूसर क्षेत्रों को बढ़ती हुई संख्या
के मद्देनजर भारत के केंद्रीय भूजल प्राधिकरण ने राज्य के किन प्रशासनिक भूखंडों में भूमिगत जल दोहन पर पूर्ण रोक लगा दी है। तो देखो यहाँ अपन देखेंगे कि कहाँ लगाई है। ये सीधी सी बात है कि बहरोड, भीनमाल, सूरजगढ़, टोंड और श्रीमाधोपुर इस एरिया के अंदर लगाई है। तो उत्तर हो जाएगा अपना बी। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 32 की ओर। राजस्थान में पशुधन संख्या के संबंध में कौन सा जो कथन है वो गलत है। तो देखें कि यहाँ पे कौन सा कथन गलत है। राजस्थान में भारतीय कुल पशुधन का 11.27% पाया जाता है, बिल्कुल सही है अकॉर्डिंग टू 2012। वर्ष 2007 से 12 में राजस्थान में पशुधन संख्या 10.69 लाख की वृद्धि हुई है, बिल्कुल सही बात है। 2007 से 2012 में गधों व खच्चरों की संख्या में सर्वाधिक वृद्धि हुई है, ये गलत है। और ऊँटों की संख्या में वृद्धि का ह्रास हुआ है, बिल्कुल ये भी सही है। यानी अपना प्रश्न संख्या जो उत्तर संख्या 3 है वो गलत है, तो यही अपना उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 33 की ओर। 33 क्या कह रही है। राजस्थान में प्रथम योजना काल से 2012-13 तक शस्य प्रतिरूप में घटित निम्न में से कौन कौन से परिवर्तन सही है। तो यहाँ अपन देखेंगे तो यहाँ अपने को उत्तर मिल जाएगा। अब केवल और केवल मैं आपको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उत्तर बताने की कोशिश करता हूँ। अनाज के अंतर्गत क्षेत्रफल 42.5 से बढ़कर 56.5% हो गया था, ये एक कथन सही है, इसलिए अपना उत्तर हो जाएगा 3। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे क्या कह रहा है ये। आगे कह रहा है कि सूची से मिलान कीजिए। तो सूची से मिलान करते हैं तो यहाँ अपन देखते हैं कि जयनारायण व्यास है वो कहाँ पे है, जोधपुर में है। ठीक है, दूसरा अपना ये क्या कह रहा है कि चौधरी कुंभाराम है वो कहाँ के हैं, वो अपने हैं हनुमानगढ़ और चूरू के। तो तीसरा और चौथा अपने केवल तीसरे में आ रहा है, यानी सी अपना ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सूची 1 व 2 का मिलान करना है। 35वां क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि पन्ना है वो कहाँ पाया जाता है ना। पन्ना क्या है बताएगा कोई। ये टिक्की और गढ़बोर में पाया जाता है, बिल्कुल आप इनको मिलान कर लीजिए। तांबा, कुल्हन, भगोनी बिल्कुल सही, यानी अपना तीसरा जो ऑप्शन होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। प्रश्न संख्या 36 में 36 क्या कह रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न वित्तीय संगठनों द्वारा आंकलित औद्योगिक संभावनाओं के आधार पर ए श्रेणी में राजस्थान के कौन से जिले हैं। तो ए श्रेणी की बात करें तो ए श्रेणी के अंदर जिले हैं आपके जोधपुर, पाली, अजमेर और अलवर। तो यही अपने उत्तर हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि राजस्थान में जनसंख्या प्रवृत्तियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। नीचे दिए गए कूट प्रयोग करना है। तो देखते हैं इस प्रश्न में क्या है। इस प्रश्न में अपने को सबसे पहले तो पढ़ लेते हैं इनको ऊपर वाले को कि 1991 और 2011 के दौरान घटी थी, बिल्कुल गलत है ये चीज़। दूसरा, राजस्थान जनसंख्या घनत्व तो बिल्कुल सही है। राजस्थान में लिंगानुपात के समान रही है, गलत बात। लिंगानुपात धीरे धीरे बढ़ रहा है। राजस्थान में बिल्कुल 8 गुना बढ़ी है साक्षरता, यानी दूसरा और आपका चौथा सही है, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38। प्रश्न संख्या 38 क्या कहती है। सूची 1 व 2 को मिलान करना है। इस तरीके के दोस्तों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आएंगे मिलान वाले, तो आप इनका प्रैक्टिस अच्छी तरीके से कर लेना। इनको याद करना है कि राजस्थान में कुल जनसंख्या है 20% से कम कहाँ पे है। तो अपन देखेंगे तो ये जो प्रश्न है वो हटा दिया गया था क्योंकि इसमें काफ़ी मिस्टेक्स थी, इस वजह से। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसके आपको प्लस पॉइंट प्रश्न नंबर मिले थे जो जिन्होंने एग्जाम दिया था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। सूची 1 व 2 को मिलान करना। राजस्थान की जनजातियाँ। राजस्थान की जनजातियाँ सहरिया जनजाति है, ये कहाँ पे निवास करती है आपके। प्रश्न संख्या अपन देख लेते हैं 39। प्रश्न संख्या 39 देख रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि राजस्थान की जनजातियाँ शहरी वो कहाँ पे निवास करती है। वो सहरिया निवास करते हैं आपके 12 और कोटा के अंदर। ठीक है, और आपकी जो गरासिया है, गरासिया कहाँ निवास करती है आपके उदयपुर और सिरोही के अंदर। तो देखते हैं तीसरा और दूसरा, ये अपना ऑप्शन नंबर 3 है, इसके अंदर आ रहे हैं, बाकी तो मिसमैच हो रहे हैं। यहाँ अपना ऑप्शन नंबर 3 है वो सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन संख्या 40। निम्न में से कौन से विकास कार्यक्रम राजस्थान में जनजाति अर्थव्यवस्था के सुधार से प्रत्यक्ष संबंधित नहीं है। तो देखो कौन सा है जो जनजाति से प्रत्यक्ष संबंधित नहीं है, देख लेते हैं। संशोधित क्षेत्र विकास उपागम व क्लस्टर योजना,
तो ये अपना हो गया गलत। ठीक है, आरमोवल है, मेवात डांग है और स्वर्ण जयंती, ये तीनों है। तो देखें दूसरा, तीसरा और चौथा किस में है? पॉइंट नंबर 4 में दूसरा, तीसरा, चौथा सही है, नहीं, ये अपना उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले की ओर। वर्ष 2000। तो दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे कि मैं बहुत जल्दी जल्दी आपको बताए जा रहा हूँ। ठीक है, तो दोस्तों ये जो चीज़ें हैं ये आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, आप जितना याद करोगे, आपको कोई मेरा साथी है वो फर्स्ट बार दे रहा है तो वो केवल ये पेपर देखने का मतलब एक ही पेपर में इस टाइप के ये जो पैटर्न है, इस पैटर्न के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि ये कि बहुत कम चांसेस है कि ये क्वेश्चन रिपीट हो, तो ये क्वेश्चन आप याद नहीं करें, ऐसे ही क्वेश्चन आपको याद करने हैं। और हो भी सकता है कि इनमें से भी काफ़ी क्वेश्चन है वो रिपीट हो जाएं, मिलान वाले हैं वो एबेसदे में आ जाएं, या एबेसदे वाले वो मिलान में आ जाए, किसी भी तरीके से। बाकी इसमें जीके के क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट होने हैं, ज्योग्राफी के। ठीक है, तो ज्योग्राफी को अच्छी तरीके से पढ़ लेना। और आपके जो जनसंख्या के आंकड़े हैं वो भी आने वाले हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल 3 करोड़ श्रम शक्ति को कितने बेरोजगार व्यक्ति आंके गए थे? तो यहाँ पे वो आंका गया था 33 लाख। कितने आंके गए थे? 33 लाख। तो यहाँ पे अपना ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 42। राष्ट्रीय सैंपल सर्वेक्षण संगठन के वर्ष 2011-12 के 68वें दौरे के अनुसार राजस्थान में सामान्य स्थिति के अनुसार बेरोजगारी दरों के संबंध में निम्न में से कौन सा या कौन से कथन सही है या गलत है, वो देखना अपने को 42वें के अंदर। तो 42वां क्या कह रहा है कि भाई ग्रामीण क्षेत्रों में कुल श्रम शक्ति 0.9% पुरुष बेरोजगार हैं, या फिर अगला क्या कह रहा है, ये बिल्कुल सही बात है कि 0.9% पुरुष बेरोजगार है। आगे देखते हैं कि शहरी क्षेत्रों में कुल श्रम शक्ति 0.2% पुरुष बेरोजगार है, बिल्कुल ये भी सही है। तो 1 और 2 केवल मेरे को इसमें दिख रहे हैं, यानी उत्तर 2 अपना सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 43 प्रश्न। राजस्थान में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1 अप्रैल 1999 में से कौन से विकास कार्यक्रम में शामिल किए गए थे? कौन कौन से विकास कार्यक्रम शामिल किए गए थे भाई? समन्वित विकास जो कार्यक्रम है आपका, युवा स्वरोजगार परीक्षण, वो बिल्कुल हुआ था। ग्रामीण क्षेत्र में महिला एवं बाल विकास, ये भी हुआ था। गंगा कल्याण योजना, ये भी हुई थी। जवाहर रोजगार योजना ये नहीं हुई थी। तो अपन देखेंगे 1, 2, 3 इसमें है, यानी अपना सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 44। सी रंगराजन विशेष दल की रिपोर्ट 2014 के अनुसार वर्ष 2011-12 में राजस्थान की कुल जनसंख्या में लगभग कितने प्रतिशत निर्धन आंके गए थे? तो ये आंके गए थे भाई 1.51 करोड़ व्यक्ति। तो यहाँ अपना बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले की ओर। प्रश्न संख्या 45। 45 क्या कह रहा है कि सुरेश साइज छोटी बड़ी कर लेते हैं दोस्तों, साइज क्या कहना चाह रही है। ठीक है, हाँ, प्रश्न संख्या देख लेते हैं अपन। 45। सुरेश तेंदुलकर विधि के अनुसार राजस्थान के लिए परिकलित निर्धनतम अनुपातों से प्राप्त कौन से निष्कर्ष सही है? तो अब देखते हैं प्रश्न संख्या 45 में 4 ऑप्शन हैं, इनमें से आपको देखना। ऐसे क्वेश्चन आप देख चुके होंगे, अभी तक बहुत सारे अटेम्प्ट कर चुके हैं, तो ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं। तो देखते हैं, राज्य के ग्रामीण में निर्धनता अनुपात 11.3% बढ़ा, बिल्कुल गलत है ये। ठीक है, इतना नहीं बढ़ा था। राज्य के शहरी क्षेत्र में निर्धनता अनुपात बिल्कुल घटा, बिल्कुल सही बात है, 9.2% ही था, 10.3 नहीं था। राज्य में दोनों पक्षों में निर्धनता अनुपात भारत की तुलना में घटे हैं, बिल्कुल सही है। और चौथा भी सही है। तो यहाँ अपन देखेंगे कि दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथे में सही है, यानी चौथा अपना उत्तर हो जाएगा। अगला बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 46। अमरावती स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? तो ये हुआ था आपके सतवाहन काल में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 48। 1870 में बरहूत स्तूप की खोज किसने करी थी? ये करी थी आपके कनिंगम ने। ठीक है, कनिंगम है आपका, उसने करी, तो उत्तर बी सही हो जाएगा। 48 कह रहा है कि राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ स्थित है? दानचंद चोपड़ा की हवेली है वो आपकी सुजानगढ़ में है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 49। मांडू के प्रसिद्ध किले का निर्माण
किसने करवाया था? मांडू के प्रसिद्ध किले का निर्माण हुसैन शाह ने करवाया था। भीलों में छेड़ा फाड़ना क्या है? भीलों में छेड़ा फाड़ना आपका जो है एक तलाक होता है। छेड़ा फाड़ना का मतलब आप एक तरीके से शादी का जो संबंध है उसको तोड़ना, यानी एक तरीके से अपन तलाक कह सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, प्रश्न संख्या 51 क्या कह रही है कि निम्न में से किस महाराज के दरबार में 22 कवि, 22 ज्योतिषी, 22 संगीतज्ञ और 22 विशेष विशेषज्ञ के रूप में गंधर्व 22 विद्यमान थी? तो ये आपके थी महाराजा प्रताप के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निमाड़ी और रागड़ी किस बोली की विशेषता है? निमाड़ी और रागड़ी जो है आपकी मालवी भाषा है, उसकी विशेषता है। अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने करी थी? अलखिया संप्रदाय की स्थापना लालगिरी ने करी थी। बढ़ते हैं आगे। जयपुर में राम प्रकाश थिएटर की स्थापना किस महाराजा के काल में हुई थी? जयपुर में थिएटर की स्थापना हुई थी महाराजा राम सिंह सेकंड के। ये जो है फिल्म के बहुत ज़्यादा शौकीन थे। और फर्स्ट राम सिंह कौन थे? जिन्होंने वो रामबाण तोप है उसको पहिए चढ़ाए थे। आगे बढ़ते हैं। बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? बहुत ही सुंदर और बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला ये प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न संख्या 55 ये आपके अलवर और भरतपुर में किया जाता है। तो दोस्तों आपको नृत्य से संबंधित क्वेश्चन भी याद करने हैं। आगे देखते हैं। हाँ, सुगन चिड़ी को किस लोक माता का, ये है भाई स्वांगिया माता है। और ये सुगन चिड़ी के ऊपर बहुत सारे भजन और बहुत सारे गीत भी गाए हुए हैं। तो आप चाहे तो YouTube पे इससे सुगन चिड़ी से रिलेटेड भजन भी सुन सकते हैं। हाँ, बालचंद जी के गुरु कौन थे? बालचंद जी के गुरु थे दादू दयाल जी, जिन्होंने प्रथम साधना करडाला अजमेर जिले में करी थी। और इनकी जो बड़ी पीठ है वो है दूदू जयपुर जिले में। आगे बढ़ते हैं। जवार पीर के नाम से कौन से लोक देवता प्रसिद्ध है? जवार पीर के नाम से लोक देवता प्रसिद्ध है अपने गोगा जी। अगला है अलवर क्षेत्र के लोक देवता के रूप में किसे मान्यता है? अलवर क्षेत्र के जो लोक देवता है वो है अपने जिलानी माता। ठीक है, लोक देवी के रूप में जिलानी माता है, वो प्रसिद्ध है। राजस्थान का मोलेना गांव किस हस्तकला के लिए है? ये है आपकी टेरिकोटा। जो टेरिकोटा है उसके लिए, हाँ, अब आप कहोगे सर ये ब्लू पोट्री ये इनके इन वर्ड का बहुत एक स्पेसिफिक मीनिंग है। ठीक है, तो वैसे ही ये जो है टेरिकोटा है ये वहाँ की मोलेना गांव की हस्तकला है, उसका नाम है और वहाँ के लिए वो प्रसिद्ध है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 61 की ओर। राजस्थानी संस्कृति में जानोटन क्या है? जानोटन क्या है? वर पक्ष की ओर से दिए जाने वाला भोज। ठीक है, जानोटन, जिसको अपन मेल भी कहते हैं अपनी भाषा में। ठीक है, भील जनजाति में कछाऊ कौन पहनता है? भील जनजाति के अंदर कछाऊ पहनती है महिलाएं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है? ओलंदी आप समझते हो, नववधु के साथ में जो स्त्री जाती है, यानी जैसे पहले राजा महाराजाओं के साथ जब शादी होती थी तो उनके साथ एक दासी जाया करती थी, तो वो तो पहले वहीं रह जाती थी। ठीक है, तो वो तो दासी प्रथा हुई। लेकिन आजकल क्या होता है, जो बाल विवाह होता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, तो वो छोटी होती है या फिर किसी और कारण से कि वो अकेलापन महसूस नहीं करे, इसलिए उसके साथ में उसके पीहर से एक औरत, चाहे उसकी भाभी हो, चाहे उसकी बुआ हो या मौसी हो, उसकी मतलब कुछ भी उसकी रिश्तेदार में हो, एक औरत उसके साथ जाती है। ठीक है, तो उसको ओलंदी कहा जाता है। चूंदनी का गढ़ा व बोड़ी पागा स्थान किसके लिए विख्यात है? यह है आपका भाई तीर कमान और निर्माण के लिए। यहाँ पे तीर कमान है, उनका निर्माण किया जाता है। बलिया आभूषण कहाँ पहना जाता है? बलिया आभूषण है वो आपके हाथों में पहना जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 66। 6 व्यक्तियों पारुल, राजेंद्र, सतीश, विशाल और प्रकाश के जन्म वर्ष की समान तारीख को हुआ, परंतु हर एक अलग अलग
वर्षों में 6 लगातार वर्षों में जन्मे। यानी इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है उनमें डेट तो सेम है इनकी, लेकिन इनका जो ईयर है, बर्थ ऑफ ईयर, ठीक है, वो इनका अलग अलग है। और ये 6 अलग अलग साल में। हाँ, तो अब देखो इसके लिए अपने को क्या करना है, इनमें कुछ दिए हुए हैं टॉपिक्स, इनको अपन देखते हैं कि पारुल सबसे बड़ी है। पारुल या तो 1962 में या 1963 में जन्मी है, ठीक है। सबसे बड़े सदस्य का जन्म 1960 में हुआ है। तो सबसे पहले देखो कि पारुल सतीश से बड़ी है, तो अपन यहाँ देख सकते हैं, इसको शुरू से देखते हैं। ये पारुल है वो सतीश से बड़ी, यानी ये हो गया आपका सतीश, ये हो गई पारुल। राजेंद्र तरुण और विशाल दोनों से बड़ा है। यह आपका मानो कि इधर समझते हैं राजेंद्र, यह आपका तरुण और विशाल दोनों से बड़ा हो गया। प्रकाश तरुण से 2 वर्ष बड़ा है, ठीक है भाई। अब ये एक प्रकाश भी है जो तरुण से 2 वर्ष बड़ा है, तो ये इनसे इससे भी 2 वर्ष बड़ा है, तो अपन इसको यहाँ लिख लेते हैं प्रकाश को। अब क्या कह रहा है कि पारुल या तो 1962 में या 1963 में जन्मी है। तो अब भाई अपन ये देखते हैं कि पारुल है वो या तो जन्मी है 1962 में या जन्मी है 1963 में, और सबसे बड़ा आदमी उसका जन्म हुआ 1960 में। तो 1960 में अब देखते हैं इनमें से कौन जन्मा है। तो समूह में सबसे छोटे से शुरू होकर सबसे बड़े की सूची कौन सी है, तो अपन ये देखेंगे कि पारुल अगर 62 में जन्मी है तो ओबियसली सीधी सी बात है कि सतीश जो है वो या तो 61 में जन्मा है या 62 में जन्मा है, ठीक है। पारुल या तो 2022, हाँ। तो अब ये कह रहा है कि अपने को बताना है कि सबसे बड़ा इसमें कौन होने वाला है। तो अपन इसमें देखते हैं, इसके अंदर सबसे पहले अपन देखते हैं कि पारुल जो है वो सतीश से बड़ी है। तो पारुल सतीश से बड़ी है, तो ये आपका हो गया सतीश सबसे बड़ा, ठीक है। फिर आपके पारुल, फिर उसके बाद ये क्या कह रहा है कि उसके बाद, ठीक है, ये आपका प्रकाश, ये आपका तरुण और ये आपका रवि, ठीक है, और ये आपका विशाल। इस क्रम में अपन देखते हैं तो आपका जो राजेंद्र है वो तरुण, जो राजेंद्र है वो सबसे छोटा आ जाएगा इसके अंदर, क्योंकि ये इससे जो है तरुण बड़ा है, तो इसमें ये नहीं कहा कि इससे बड़ा है लेकिन इससे छोटा है, तो क्रम हो जाएगा आपके SP, ठीक है, यानी सतीश, विशाल, तरुण, पारुल और प्रकाश, राजेंद्र। तो D ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यदि किसी भाषा के कूट संकेतों में एंट्री को 1 2 3 4 5 और स्टडी को 9 3 1 7 5 8 लिखा जाए तो टेनेंट शब्द की कूट संकेतों में क्या कहा जाएगा। तो भाई सबसे बड़ी बात तो ये है कि देखो यहाँ पे भी T को T = 3, ठीक है। फिर उसके बाद E का अपन देखिए तो E = 1, ठीक है। फिर N = 2, फिर उसके बाद A = अपन देखें तो A = 7, ठीक है। और अपने का N पता है N = 2 और T2 = 3। तो अब देखो T, सबसे पहले T आ रहा है तो T = अपने पास हो गया 3, ठीक है। E = 1, N = 2, A = 7, N = 2 और T = 3, यानी हो गया 31 27 23। ये हो गया अपना 31 27 23। 67 में अपना उत्तर हो जाएगा C। क्लियर। बढ़ते हैं आगे प्रश्न संख्या 38 की ओर। ABCD व F चचेरे भाई है। किसी भी 2 चचेरे भाइयों को उम्र समान नहीं है। ध्यान रखना, ये चचेरे भाई हैं और इनमें से किसी भी 2 चचेरे भाई की उम्र समान नहीं है, यानी कोई भी 2 जने ऐसे नहीं हैं, यानी सबकी उम्र अलग अलग है, परंतु सभी का जन्म दिवस समान दिनांक को आता है। डेट सबकी अलग है, सेम उसी से मिलता जुलता प्रश्न है, ठीक है। डेट सबकी अलग अलग है, सर सेम है, लेकिन ईयर सबका अलग अलग है। तो सबसे छोटा है वो 17 साल का है, तो देखो सबसे छोटा हो गया वो हो गया 17 साल का और सबसे बड़ा हो गया 22 साल का। तो 17 18 19 20 21 और 22, यानी 6 जने हो गए। तो F उम्र में B से बड़ा है, ठीक है। F उम्र में B से बड़ा है, तो ये आपकी हो गई B और ये आपका हो गया F, और D से छोटा है तो ये आपकी हो गई D। F B से
एफ उम्र बी और डी के मध्य में है, एफ बी और डी के मध्य में हो गया। ए बी से बड़ा है, ये ए है आपका बी से बड़ा है, तो यहाँ अपन कह सकते हैं कि यहाँ पे अपने क्या आएगा, यहाँ अपन बी को इधर लिख सकते हैं या कहीं पे भी लिख सकते हैं। तो ये अपना हो गया बी और ये अपना हो गया ए। इसके बाद सी और डी से भी, ए बी से बड़ा है और सी डी से बड़ा है, यानी सी डी से बड़ा, तो ये हो गया सी। इनमें से कौन सा कथन सही है कि एफ, अब देखो अब इसमें एफ की बीच में आ गई, अब अपने को इसमें देखो ई नहीं बताया है, ई नहीं बताया है, तो अपन ये कहेंगे कि ई जो है, ई की उम्र, ई सबसे बड़ा है और उसकी उम्र कितनी है 22 साल है, तो ई आ जाएगा यहाँ पे। तो ई की उम्र 22 साल हो गई, सी की उम्र 21 साल, डी की उम्र 20 साल, ई एफ की उम्र 19 साल, ए की उम्र 18 और बी की उम्र 17 साल। तो अब अपने को ये क्या पूछ रहा है कि ऑप्शन क्या है अपने, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन अपने पास आ रहे हैं कि एफ की उम्र 18 नहीं, एफ की उम्र 19 है, सॉरी 20 है, तो यहाँ अपने पास बी ऑप्शन सही आ रहा है कि एफ की उम्र कितनी है 20, तो ये अपना उत्तर सही हो जाएगा। यदि किसी कोड भाषा में प्लेयर को, यानी बिल्कुल देखो उल्टा लिखा जा रहा है, PLAYER AELPRY AELPRY लिखा जाए तो उसी भाषा में मैनेजर को क्या लिखा जाएगा, देखो क्या है, देखो P जो है आपका प्लेयर को कैसे लिखा है, इसको तोड़ के लिखा है, ठीक है। LA जो है, इसको सबसे पहले इसको आपके जो ओड नंबर है इनको इधर निकाला गया है, ठीक है, यानी जो A और E है उसको निकाला गया इधर। तो अपन देखते हैं, सबसे पहले A और निकाला, अब इससे जो बड़ा क्या है उसको लिया गया है, तो वहीं अपन देखेंगे इसमें डबल A है, तो सबसे पहली बात तो सब में डबल A आ रहा है, ठीक है। फिर अपन देखते हैं कि इसके बाद इसने क्या लिया है LPRY, LPRY, तो यहाँ अपन क्या देखेंगे MN, तो M और N देखो किसके अंदर आ रहा है, ठीक है, हाँ सॉरी GEM, हाँ, तो यहाँ अपना ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, ये देखो AAE, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया अपना, इसमें G आ रहा है क्योंकि A 3 है, तो देखो इसमें AAE, इसमें भी AAE, अब आना चाहिए अपना M और N, तो देखो इसमें M के बाद R आ रहा है, इसमें M के बाद G आ रहा है, तो AAE, ये M और N, यानी ऑप्शन अपना 4 सही हो जाएगा। एक व्यक्ति पूर्व दिशा में 8 किलोमीटर की ओर चलता है, वहीं से उत्तर दिशा में 5 किलोमीटर की ओर चलता है। तो सबसे पहले देखो ये क्या कह रहा है कि पूर्व की दिशा में चलता है, तो सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं पूर्व की ओर से, यानी ये आपका ऊपर उत्तर, ये आपका नीचे दक्षिण, ये आपका पूर्व और ये आपका पश्चिम, यानी इस तरफ ये चलता है, कितना 8 किलोमीटर, ठीक है। वहीं से उत्तर पश्चिम दिशा में मुड़ जाता है, आपका ये उत्तर और ये पश्चिम इस दिशा में मुड़ गया और 5 किलोमीटर चल गया। वहाँ से फिर 6 किलोमीटर दक्षिण दिशा की ओर चलता है, अब यहाँ से 6 किलोमीटर दक्षिण दिशा की ओर चल गया, ये 5 हो गई, ये 6 हो गई, ठीक है। शुरुआती बिंदु से कितनी अंतिम दिशा कौन सी दिशा में है, शुरुआती बिंदु तो इसका पूर्व था और अब उसका अंतिम दिशा कौन सा है, दक्षिण है, ठीक है, तो दक्षिण पूर्व हो जाएगा। देखो क्या आ रहा है, दक्षिण पूर्व, तो अब अपना उत्तर आना चाहिए इसमें दक्षिण पूर्व, ए ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 71, एक स्कूल में छात्रों की संख्या में हर एक एकांतर वर्ष में करीबन 10% की वृद्धि और कमी की जाती है। वर्ष 2020 में वृद्धि हुई तो 2003 में, वर्ष 2003 में और वर्ष 2002 की तुलना में छात्रों की संख्या में कितने प्रतिशत क्या हुई, वृद्धि हुई या कमी हुई। तो यहाँ पे अपन देखेंगे कि सबसे पहली बात तो जो है हर एकांतर वर्ष में, ठीक है, हर एक अंतर वर्ष में वृद्धि होती है, ठीक है, यानी एक साल वृद्धि और एक साल कमी। तो जब 2000 में जो है वर्ष 2000 में वृद्धि हुई तो क्या होगा, 2000 में वृद्धि हुई, 2001 में कमी हुई,
ठीक है, 2002 में वृद्धि हुई, ठीक है, 2003 में कमी हुई। तो यहाँ पे वृद्धि, फिर कमी, फिर वृद्धि, फिर कमी। तो सीधी सी बात है, यहाँ वृद्धि हुई, यहाँ कमी हुई, लेकिन वापस वृद्धि हो गई। तो यहाँ पे अपन क्या कहेंगे कि 10% की यहाँ वृद्धि हुई। तो जैसे मानो कि यहाँ 100 थे, फिर यहाँ हो गए अपने पास 10% वृद्धि से 110, ठीक है, 110 से वापस कम हुए 10%, यानी अपने पास रह गए 100, ये रह गए अपने पास में, इससे 110 में से 11 गए, तो 11 गए तो अपने पास 99 रह गए, ठीक है। फिर इसमें 10% की वृद्धि होती है, मतलब 99 हो गए 108। फिर 108 में से अपने पास 10% की वृद्धि होती है, तो कितने बचते हैं, ये बचते हैं अपने पास में, ठीक है, 10% जाएंगे तो हो गए 10.8। तो 10.8 का मतलब अपन ये कह सकते हैं कि अपने पास समथिंग 9.8% की वृद्धि हुई है। क्लियर। चलो भाई अगला पढ़ते हैं 72। यदि किसी वस्तु का लागत मूल्य उस पर अंकित खुदरा मूल्य 2/5 है, यदि उसे 10% छूट से बेचा जाए तो कितना लाभ होगा। सीधा छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है। 10% से बेचा जाएगा तो उसका जो मूल्य है वो कितना होगा, 125%। कितना हो जाएगा, 125%। इसमें आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं, बिल्कुल शॉर्ट है। एक साइकिल विक्रेता साइकिल के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है और फिर 26% लाभ कमाता है। देखो 10% छूट दे रहा है, फिर भी 26% लाभ कमा रहा है। यदि साइकिल का खुदरा मूल्य 840 रुपये है तो विक्रेता ने उस साइकिल को कितने का भुगतान किया। यानी अब देखो 840 रुपये उसका खुदरा मूल्य है, तो उसने 10% की छूट दे दी पहले ही, यानी उसने 84 रुपये पहले कम कर दिए, फिर भी उसने 26% और कमा लिया, ठीक है। यानी इसमें से आप 10% कम करेंगे, फिर उसका 24% निकालेंगे, फिर अपने पास अमाउंट बचता है लगभग 600 के आसपास। यानी उसने कितना रुपए भुगतान किया, 600 रुपये। यहाँ उत्तर हो जाएगा अपना ए। बढ़ते हैं, दो वस्तुएं समान विक्रय मूल्य पर बेची गई, ठीक है। एक वस्तु 10% का लाभ और दूसरी वस्तु 10% की हानि, तो उसके मूल्यों में अंतर किस संख्या के गुणांक में होगा। बिल्कुल सीधी सी बात है, 20 के गुणांक में होगा, क्योंकि 10% की लाभ हुआ, 10% की हानि भी, टोटल 20% का रेशियो आ रहा है, इसलिए 20 के गुणांक में होगा। दी गई श्रृंखला में आगामी संख्या क्या होगी। देखो 3 है 28, 3 है 28 है 4 है, तो देखो 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, तो ये श्रृंखला तो चल रही है। यहाँ आपके हो जाएगा 7। यहाँ देखो 28, 28 के बाद 65, 65 के बाद 126, 26 के बाद 100 क्या आ रहा है। तो देखो देखिए 28, 28 के बाद 65, तो 65 और 28 में क्या फर्क है, हाँ देखो 28 दूने कितने होते हैं, 8 दूने 16 के 6 हासिल कर लगे 1, 2 दूने 4 और 1 5, 56 हो रहे हैं। 56 में सॉरी, तो इसमें कितना अंतर आ रहा है, देखो +9, 56 + 9 यानी हो गए 65। जब 65 × 2 करते हैं, देखो 65 × 2, 5 दूने 10, 1 6 दूने 12 और 1 13, दूने 10, ऐसे लगे 1 6 दूने 12 और 1 13, 130। तो ये फॉर्मूला तो काम नहीं करने वाला, तो यहाँ जो फॉर्मूला काम करेगा उसको अपन देखेंगे, लेकिन इसका उत्तर हो जाएगा आपके 217, क्रम संख्या 3। 76 दी गई श्रृंखला में खालिस्तान के स्थान पर क्या आएगा, तो यहाँ पे अपने आ जाएगा भाई HWJG, ठीक है। अगला बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 77। आप इनको रोक करके पॉज करके आप खुद भी घर पे निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। संभाल लंबाई की 2 ट्रेनें लाइनों पर जो है वो आ रही है, यहाँ पे अपना उत्तर हो जाएगा 50 मीटर, ठीक है। 78 है, 78 में अपना उत्तर हो जाएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा। 69 है, 69 में अपना हो जाएगा 8000 रुपये, ठीक है। फिर उसके बाद अपना अगर 79 है और 80 की बात करें तो 80 में अपने हो जाएगा 16000 रुपये, ठीक है। फिर अगर 81 की बात करें, 81 नंबर क्या कहता है, यदि 12.5% से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 510 रुपये, तो उसी राशि का उसी समय के लिए साधारण ब्याज कितना हो जाएगा। बिल्कुल इजी है, 460 रुपये हो जाएगा, सॉरी 480 रुपये हो जाएगा, ठीक है।
निम्न समूह में से उस शब्द की छांटे जो अन्य किसी एक से भिन्न है। अंक गणित, गणित, बीजगणित या त्रिकोणमिति। तो इसमें अपन क्या देखेंगे, ये सब गणित के भाग हैं और ये गणित अकेली है, तो ये अलग हो जाएगी। इसमें से बेमेल क्या है, उसको हटाना है, तो उसको हटाएंगे तो क्या होगा, देखो अबुल फजल, टोडरमल, बीरबल और फैज मोहम्मद। तो इसमें देखो फैज मोहम्मद, ये क्या है, अब्दुल फजल, टोडरमल, बीरबल, ये नवरत्नों में थे और फैज मोहम्मद नवरत्नों में नहीं था। 84 में देखते हैं, तो 84 में आपके यहाँ आ जाएगा, ठीक है, 5। 85 को देखें तो 85 में आपका प्रश्न आ जाएगा। बेटा प्रश्न में देखो भैया बहुत टाइम लग रहा है, इसलिए मैं इसको आपको फटाफट बताए जा रहा हूँ। 85 में आपके आ जाएगा इधर डी, ठीक है। 86 है तो 86 में आपके आ जाएगा ए, इसको आप सोल्व करोगे तो, ठीक है। अब बढ़ते हैं 87 की ओर। 87 है 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात, ठीक है। इसको अपन करने की कोशिश करते हैं। 4 वर्ष पहले यानी वर्तमान में इसकी आयु का अनुपात है 2:3, तो 4 वर्ष पहले यानी माना कि, ठीक है, 4 वर्ष पहले इसकी कितनी थी, 4 वर्ष पहले इसकी आयु का अनुपात 2:3 था, यानी अपन कह सकते हैं 4 वर्ष पश्चात ये अनुपात 5, अच्छा 4 वर्ष पहले तो 2:3 था और 4 वर्ष पश्चात 5:7 हो गया। 2 वर्ष पश्चात उनकी आयु क्या हो जाएगी। अच्छा ये 4 वर्ष पश्चात अभी वर्तमान में कितना है वो पता नहीं है, ठीक है, तो वो देखते हैं। तो क्या करेंगे इसके लिए, अपन शॉर्ट एंड स्वीट में अपन करेंगे, इसका उत्तर हो जाएगा अपने पास 38 वर्ष और 54 वर्ष। अगला देखते हैं 88। भैया अगर मैं इसे सोल्व करने लगूंगा एक एक प्रश्न तो ये कम से कम 1.5 से 2 घंटे का हो जाएगा वीडियो, इसलिए इसको शॉर्ट करने के चक्कर में मैं आपको फटाफट बताया जा रहा हूँ। 88 में आपका हो जाएगा बी हो जाएगा, 89 है, 89 में आपका डी हो जाएगा। अब बढ़ते हैं 90 की ओर। 90 है, 90 में आपका हो जाएगा 5:10:9, ठीक है। 91 को देखें तो 91 के अंदर आपके क्या हो जाएगा, 91 में अब आपके इंग्लिश शुरू हो गई तो 91 में आपके बी हो जाएगा, ठीक है। ये शब्द इन खालिस्तान में आएंगे। 92 की देखें तो 92 में आपका सी हो जाएगा, ठीक है। 93 की तरफ देखें तो 93 में आपके 93 भी सी, 94 में आपके हो जाएगा ए, ठीक है। खालिस्तानों में भरने हैं आपको। 95 की बात करें तो ये आपको इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी भैया, केवल यहाँ देखने से काम नहीं होगा, इसमें आपका डी आ जाएगा, ठीक है। 96 की तरफ अपन देखें तो 96 में आपके 96 में डी आ जाएगा। 97 देखें तो 97 में आपके मुद्रास्फीति, वेतन वृद्धि और प्रतिलेखन, इनके, ठीक है, इनको ऑर्डर में जमाना है तो इसमें आपके हो जाएगा बी, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं 98। 98 क्या, द मोस्ट सुटेबल सेट ऑफ सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड जेनेरियस इज ऑप्शन। हाँ भाई इसका सिनोनिम्स देखना है क्या है, तो यहाँ अपने को देखो मिल रहा है, ठीक है, लिबरल, हाँ, तो ये इसके सिनोनिम्स हो गए। 99 में आपको एंटोनिम्स देखने हैं, तो आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर अपने को ये इसका उत्तर मिल रहा है। 100 में अपन देखते हैं तो 100वां क्वेश्चन अपना है, ये मिल जाता है। 101 की तरफ देखते हैं, ठीक है, तो अब अपने थोड़े कंप्यूटर के आ जाते हैं तो देख लेते हैं 101। विच मेमोरी इज़ द फास्टेस्ट मेमोरी। भाई फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी होती है, फास्टेस्ट मेमोरी होती है केस मेमोरी, ठीक है, सबसे तेज मेमोरी आपकी केस मेमोरी होती है। विच इज़ द की ऑफ कीबोर्ड मेनली यूज टू कैंसिल द प्रोग्राम। प्रोग्राम को कैंसिल करने के लिए कौन सी की होती है, एस, ठीक है, एस की होती है आपको ब्रेक लेने के लिए। टेक्स्ट को केंद्र में अलाइन करने के लिए शॉर्टकट कमांड क्या होती है, ये आपकी होती है Ctrl+E, ठीक है। मल्टीमीडिया ऑप्शंस, मल्टीमीडिया ऑप्शंस क्या है, इसमें से आपका मल्टीमीडिया ऑप्शन है आपका ऑडियो और वीडियो दोनों, ठीक है। फिर उसके बाद अगला देखते हैं 105। DNS क्या है, DNS है आपका डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है। आपको अगर आप जो है जैसे GoDaddy है उस टाइप की जो
डोमेन कंपनीज है वो आपका डोमेन नेम देती है, तो ये वो डीएनएस है, डोमेन नेम सिस्टम, जिससे आप अपनी जो है ऑनलाइन मार्केट पे अपना पूरा जो है आपका जो भी धंधा वगैरह है, जो भी आपका रोजगार है, उसको आप वहाँ पे डाल सकते हैं। अगला बढ़ते हैं, 1 किलोबाइट क्या है? 1 किलोबाइट का मतलब होता है 1024 बिट। क्लियर? हाँ। एक निबल तुल्य क्या है? एक निबल का मतलब होता है आपके 4 बिट। ठीक है, अगला बढ़ते हैं, भंडारण की उच्चतम क्षमता क्या है? भंडारण की आपकी जो उच्चतम क्षमता है वो है आपकी योटाबाइट। ठीक है। द स्पेशल ऑफ मोडेम इज, हाँ, मोडेम की स्पीड को किस इकाई से नापा जाता है? ये आपके बीपीएस से। ठीक है। आईडीएसएन का पूरा नाम क्या है? आईडीएसएन का पूरा नाम है आपका इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। निम्नलिखित में से किस समूह के सभी शब्द पर्यायवाची है? ठीक है, तो अब ये देख लेते हैं कि ग्रामर का आ गया है। तो ग्रामर में अपन देखते हैं सोना, कंचन, कनक, जात रूप। ठीक है, और ये आपका गलत हो गया इसमें। हाँ, धनुषधारी, कमने, तीरंदाज, बानोत, ये बिल्कुल सही है। अगर एक सही आ गया तो मतलब पीछे वाले नहीं आएंगे। ठीक है। हाँ, ये देखो ये गलत आ गया इसमें, ये गलत आ गया, सॉरी ये गलत आ गया आपके चश्मा। हाँ, तो इस तरीके से आपका 20 में से हो जाएगा। किस समूह में यण संधि है? यण संधि का सूत्र होता है इको यणची, यानी इक प्रत्याहार के स्थान पर यण प्रत्याहार हो जाता है। तो यहाँ अपन देखेंगे कि अपने को पितृ, अनुमति, यद्यपि, षडानन, ठीक है, ये संधि रहित शब्द है, क्योंकि यण संधि में हर शब्द कहीं ना कहीं से अधूरा होता है। तो आप देखो इनमें सब में आधे आधे हैं, लेकिन इसमें कोई भी आधा शब्द यद्यपि है, लेकिन ये आगे पीछे के दो जो है यण संधि के नहीं है। अच्छा, यद्यपि भी नहीं है, यदि धन अपि है। ठीक है। हाँ, मुहावरे का उपयुक्त अर्थ नहीं है। छठी का राजा, छठी का राजा कठिन परिश्रम करने वाला, पेंदे के बल बैठना, पराभव मानना, छाती उमड़ाना, प्रेम करुणा। तो यहाँ आपका छठी का राजा है वो कठिन परिश्रम करने वाला नहीं है, तो 113 में आपका ऑप्शन ये हो जाएगा। 114 देखो, शुद्ध विपरीतार्थी युक्त विकल्प कौन सा है? इसमें आप देखते हो तो आपको मिलेगा अनिवार्य का निवार्य, एकाग्रचित का अन्मेरक, अनुलोम का प्रतिलोम। ठीक है, तो यहाँ आपके ये गड़बड़ है। तो अगला देखते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें। 115, किस विकल्प में उपसर्ग से रहित शब्द है? तो यहाँ अपन देखते हैं, तो यहाँ अपने को मिलेगा अकाल। ठीक है, अथल शब्द जो है इसमें कोई उपसर्ग नहीं है, तो बी इसका उत्तर हो जाएगा। 116 अपन देखते हो, किस विकल्प के सभी पद कर्मधारय समास के हैं? ठीक है, जहाँ पे कर्म प्रधान होता है उसमें कर्मधारय समास होता है। तो यहाँ अपन देखें तो यहाँ पे अपने जो है वृतांत, छायातरु, पर्णशाला और चंद्रमुख। ठीक है, इस ये जो उत्तर है ये हो जाएगा। 117 में देखिए, लोकोक्ति का युक्ति युक्त अर्थ है, रुपया तो शेख नहीं तो जुला, रुपये से रुपया पैदा होता है, घर ही के मर्द है, यानी डरपोक आदमी। बिल्कुल ये जो है ये इसका उत्तर हो जाएगा, ये इसका उपयुक्त अर्थ है। अशुद्ध अर्थ युग्म शब्द वाला विकल्प कौन सा है? ये जो है बहुत लंबा, अगर इसको अपन एक एक को लेके बैठे तो इसको काफ़ी टाइम लगेगा, और ये क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी भी है, 2-3 ऑप्शन इसमें है ऐसे, तो ये क्वेश्चन हटा दिया गया था। अब देख लेते हैं प्रश्न नंबर 119, सेकंड लास्ट प्रश्न। शुद्ध स्थानापन्न शब्द क्या है? स्थानापन्न शब्द नहीं है, कौन सा नहीं है? ये आपका एक ही लेखक के ग्रंथों का प्रकाशन आत्मकथा। ठीक है, आत्मकथा वो होती है जो लेखक के द्वारा खुद लिखी जाती है, तो उत्तर ये हो जाएगा। प्रश्न संख्या 120, आ प्रत्यय से निर्मित किसी हिंदी कृदंत शब्द समूह कौन सा है? ये आपका घेर धन आ घेरा, छाप धन छापा, उत्तर धन उतरा, अटक धन अटका। ठीक है, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपका था पेपर। ठीक है, आपको अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट करना, लाइक करना और शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलना। और अगर इस तरीके के आपको और ठीक है देखने हो वीडियो
तो कमेंट बॉक्स में लिखना, ताकि मैं और ऐसे पेपर से रिलेटेड वीडियो है वो आपके लिए बना सकूं। तो मिलते हैं अगले ही ऐसी वीडियो के साथ। दीजिए मुझे विदा। जय हिंद, जय भारत।